हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, आईओसीएल में जो टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट आया हुआ है, उसी के अंतर्गत हमारी जो क्लासेज हैं वो चल रही हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा 11वां लेक्चर है। इसके पहले हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोग वीडियोज़ को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आईओसीएल टेक्निकल अटेंडेंट फुल कोर्स। ठीक है, तो आप जाके उन प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, आज जो हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, उसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन से भी कराऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। अपना टॉपिक जो है वो है हमारा कार्य। कार्य का जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्य क्या है? बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। यानी कि मान लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, नीचे लिखा भी हुआ है, कार्य जो है आरोपित बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन F इंटू एस। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई गुटका है जिसमें हम लोग इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और बल लगाने से क्या होगा, ये गुटका जो है एस दूरी तक क्या हो जा रहा है, फिसल जा रहा है। यानी कि एस दूरी तय कर ले रहा है। तो बल लगाया हमने एफ इस साइड में, और विस्थापन किस दिशा में हुआ, इसी दिशा में हुआ। ठीक है, तो यही जो बल होगा और बल की दिशा में जो विस्थापन, ये हमारा जो एस है, ये जो दूरी है एस, इसी को हम लोग को कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कार्य। अगला देखिए, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इसका विमीय सूत्र, यानी कि जो विमीय सूत्र है वो भी पूछा जाता है। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT/T-2। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि यह आरोपित बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। दो फैक्टर पर निर्भर करता है, एक होता है बल पर और दूसरा है बल की दिशा में तय की गई दूरी पर। चौथा पॉइंट देखिए कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है तो धनात्मक कार्य होता है। ठीक है, कैसा कार्य होता है? धनात्मक कार्य होता है। और जब कोई वस्तु, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जब कोई वस्तु सतह पर फिसलेगी तो किस तरह का कार्य होगा? तो ऋणात्मक कार्य होगा, यानी कि निगेटिव वर्क होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें है कि जब एक कुली सिर पर बोझा लिए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है। क्यों होता है, इसको अभी हम लोग आगे के जो इसमें एक्सप्लेनेशन है उसमें समझेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि अगर कोई कुली बोझा लेकर क्या कर रहा है, किसी समतल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। आगे अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। अब देखिए, कार्य के मात्रक जो हैं इसको समझ लीजिए। कार्य का मात्रक होता है जब बल न्यूटन में तथा दूरी मीटर में मापी जाए, जो कि हमारा एक तरह से देखें तो एसआई सिस्टम में होता है। बल किसमें, न्यूटन में होता है, और दूरी मीटर में होती है, में मापा जाए, तब कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल। पहले लेक्चर में ही मैंने आपको जो विभिन्न विभिन्न मात्रक लिखाए थे, यूनिट्स लिखाए थे, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। अब देखिए, कार्य का जो अगला है, सीजीएस मात्रक भी आपसे पूछा जाता है। तो कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है, अर्ग होता है या डाइन सेंटीमीटर होता है। और ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा गया है। ये जो अभी मैंने पेपर आपको सॉल्व कराया था टेक्निकल अटेंडेंट का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, नत समतल पर किया गया कार्य, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हम लोग कार्य होता है, कैसे कार्य को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माना क्षैतिज तल पर किसी गुटका पर कोई बल तिरछी दिशा में कार्य कर रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई गुटका है, इस तरीके का ये गुटका रखा हुआ है, और इस पर जो बल है हम लोग आ रहे हैं इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी कि किसी कोण पर लगा रहे हैं, तिरछी दिशा में लगा रहे हैं। और बल लगाने के कारण गुटका का क्षैतिज दिशा में विस्थापन S = AB है। यानी कि विस्थापन कितना है, ये है AB। विस्थापन यहाँ पे दिया है AB। विस्थापन S का बल की दिशा में घटक, तो घटक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AP cos थीटा। कोण थीटा, बल F, विस्थापन S के बीच कोण क्या है, PAB। ये वाला देखिए, ये कोण है पूरा, ये कोण है पूरा, और घटक क्या है, AP
AP इक्वल टू क्या है, S cos थीटा, और यही हमको चाहिए क्योंकि यही हमारा यूज है। अब देखिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ से ये जो इतना बताया है किस लिए बताया है, किया गया कार्य निकालने के लिए। तो अतः किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F cos थीटा। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। सिंपल अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे तो इसी फार्मूले पर रख के आपको निकाल लेना है, और नोट्स में सभी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। अब देखिए अर्थात किया गया कार्य बराबर बल गुणते बल की दिशा में विस्थापन का घटक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो स्थितियाँ बनती हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कुली अगर हम बोझा लेकर सिर पे चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो शून्य क्यों होगा, इसी दो स्थितियों के कारण जो उसका किया गया कार्य है वो शून्य होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। पहली स्थिति में देखिए बल के वस्तु के स्थापन की दिशा में कार्यरत होने की स्थिति में, यानी कि मान लीजिए ये कोई आपका ब्लॉक है जिस पर आपने क्या लगाया, इस डायरेक्शन में बल लगाया, और जो हमारा विस्थापन हुआ वो इसी डायरेक्शन में हुआ। तो देखिए पहली स्थिति में क्या कर रहा है, बल के वस्तु के विस्थापन की दिशा में, विस्थापन देखिए इस दिशा में है तो बल भी हमारा इस दिशा में कार्य कर रहा है। स्थिति में इसमें क्या होगा, देखिए थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, यानी कि भैया इसके और इसके बीच में, विस्थापन के बीच में क्या कोई कोण बन रहा है, नहीं। मान लीजिए आपने यहीं पे विस्थापन हो रहा है, यहीं पे बल लगा दिया, तो क्या इनके बीच कोई कोण है, नहीं। कोण क्या होगा, 0। और आप सभी लोगों को पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1। अब देखिए यहाँ पर कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, और 0 cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो एफ एस इंटू 1 बराबर एफ एस, यानी कि कार्य हमारा क्या आ गया, बल गुणे दूरी। एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जैसे जब हम गेंद को स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराते हैं तो गुरुत्व बल क्या होता है, द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्व बल नीचे की ओर काम कर रहा है और विस्थापन भी गेंद का क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है, तो यही हमारा कार्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या बन सकती है। दूसरी स्थिति में क्या है कि बल का वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत कार्य होने की स्थिति में, यानी कि मान लीजिए कोई कुली है, ठीक है, ये कुली है और ये बोझा लेकर समतल जो प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ठीक है, या खड़ा हुआ है, चल रहा है, मान लीजिए चल भी रहा है, तो इस पर बल देखिए किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस दिशा में, ठीक है, और चल ये कैसे रहा है, इस डायरेक्शन में। तो कार्य देखिए, अब जो बल है वो किस दिशा में कार्य कर रहा है, लंबवत दिशा में, और 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, और cos 90 की वैल्यू आपको पता है क्या हो, 0। और जब 0 में आप किसी भी संख्या से, चाहे बल जो है जितना हो, चाहे विस्थापन जितना हो, जब आप उसमें 0 से गुणा कर देंगे तो जो नेट कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए वहाँ पे जो पॉइंट था कि अगर कोई कुली बोझा उठाए हुए समतल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे अपने सिर पर उठाए हुए व्यक्ति द्वारा कार्य नहीं होता है, अपने सिर पर कोई व्यक्ति बोझा उठाया है तो मैथमेटिकली वैसे तो भैया वो कार्य कर ही रहा है, लेकिन जो साइंस की भाषा में कोई कार्य उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा कार्य से जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं ऊर्जा की तरफ। तो ऊर्जा क्या है भैया, कार्य करने की क्षमता है उसी को कहते हैं ऊर्जा। अब क्षमता से क्या समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई कार्य 8 घंटे कर सकते हैं, अगला आदमी 6 ही घंटे कार्य कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर 8 घंटे कार्य करने की क्षमता है, या आप सिंपल भाषा में समझिए 8 घंटे कार्य करने की ऊर्जा है, जबकि इस व्यक्ति के अंदर 6 घंटे ही कार्य करने की ऊर्जा है, 6 घंटे की क्षमता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा। देखिए ऊर्जावान जो व्यक्ति रहेगा, हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो ज़्यादा काम करेगा, और जो कम ऊर्जावान व्यक्ति रहेगा वो कम काम करेगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का सीधा संबंध किससे है, क्षमता से। तो ऐसे इसी तरीके से मशीन से होता है, किसी की जो क्षमता है उसी हिसाब से मशीन ऊर्जा प्रोड्यूस होता है उसमें, और उसी हिसाब से वो कार्य करती है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। अब देखिए ऊर्जा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र कितना होता है, इसका विमीय सूत्र होता है ml2 ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है इसका एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक इसका जूल हो गया। इसके अतिरिक्त इसका जो एक मात्रक और होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, यानी 1.6 × 10⁻−19 जूल। इसकी वैल्यू भी जो है आपसे पूछी जाती है। अब देखिए ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा देखिए कई प्रकार की होती है, लेकिन बेसिकली जो हम लोग चर्चा करेंगे
वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से वैसे तो बहुत ऊर्जा होती है, हीट एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत हमारा जो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है, साउंड एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। लेकिन जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से, वो हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कि चल रही ट्राम, रेलगाड़ी, बस, पृथ्वी की गति इत्यादि। क्योंकि इसमें क्या है, इसकी गति के कारण ये कोई कार्य को कर सकती है, इसके कारण इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है, के इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम ई स्क्वायर इक्वल टू, इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m, जहाँ पी क्या है? संवेग है। ठीक है, पी क्या है? संवेग है। एम आपको पता है द्रव्यमान है, और वी क्या है? उस वस्तु का जो है वेग है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया भी होगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ एम क्या है? जहाँ एम पिंड की मात्रा यानी कि द्रव्यमान, वी पिंड का वेग, और पी क्या है? पिंड यानी बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी पिंड है, तो उसका क्या है? संवेग है। अब अगली ऊर्जा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली ऊर्जा है आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर गति से कोई संबंध नहीं है, वो कहाँ पर स्थित है, अपनी स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की ऊर्जा होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे मकान की छत पर रखी ईंट, झरने के ऊपरी भाग का पानी, गुलेल के खींचे हुए रबड़ तथा खींची हुई कमानी, कमानी यानी कि स्प्रिंग। ठीक है, खींची हुई स्प्रिंग में भी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ये सभी एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए कैसे इसको मैथमेटिकली कैसे इसको व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ कहा है, यदि यम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh हो जाएगी। और यही आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर एच इन्वॉल्व है थोड़ा बहुत, अगर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आपको नहीं भी याद है, तो आप उसमें देखिए क्या इसमें कोई ऊंचाई इन्वॉल्व है तो, या कोई दूरी इस तरीके का इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आप अपने से इस आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी, जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m क्या है? पिंड की मात्रा यानी कि द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? पृथ्वी की सतह से पिंड की ऊंचाई है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की तरफ। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि या तो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। पहला क्या है कि ऊर्जा का ना तो नाश होता है और न ही निर्माण, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी मेक कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न तो इसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ इसका रूपांतरण होता है। इस विश्व में इस प्रकार विश्व की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। इसी को ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि सिर्फ आप ऊर्जा को आप बना नहीं सकते, ऊर्जा का कन्वर्जन कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये प्रश्न जो है आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए दूसरा पॉइंट है कि गुरुत्व बल के अधीन गिरती हुई किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग गतिपथ के प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है। ध्यान से समझिएगा भैया, क्योंकि इसने कहा कि जैसे गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी जो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 10 जूल, एग्जाम्पल के रूप में समझिए 10 जूल है, तो ये हमेशा 10 जूल ही रहेगा। बस क्या होगा कि जैसे जैसे देखिए वस्तु ऊंचाई पर है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए 7 जूल है और गतिज ऊर्जा 3 जूल है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु नीचे आती जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। लेकिन गतिपथ के प्रत्येक बिंदु पर आप इसका योग करेंगे तो वो कितना रहेगा? 10 जूल ही रहेगा। ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझा दिया। देखिए जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv², और जैसे जैसे वस्तु नीचे आती जाएगी उसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। ठीक है, जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके कारण क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा।
वेग बढ़ता जाएगा, जिसके कारण हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वस्तु से नीचे आती जा रही है तो उसकी ऊंचाई जो है लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी वैसे वैसे हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी घट जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पर जो ऊर्जा का रूपांतरण है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के रूपांतरण से जो है प्रश्न बनते हैं। क्योंकि हम लोग हमारे जो डेली लाइफ में हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हमारे बहुत से कार्य होते हैं जिसमें हम लोग ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो उसमें हम ऐसा नहीं कि गतिज ऊर्जा ही हमारे पास है तो सिर्फ हम उसी का यूज करेंगे, नहीं, हम अपने हिसाब से विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से। तो ये भी प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं आप उसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिणित की जा सकती है। ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब देखिए पहला एग्जाम्पल है पेशीय ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा, तो उठाए हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए पेशीय ऊर्जा यानी कि हाथों में जो मांसपेशियों की ऊर्जा है, अगर हम किसी पिंड को उठाए हैं तो उस मांसपेशियों की जो ऊर्जा है वो क्या हो जा रही है, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है। अगला देखिए पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, फेंके हुए पत्थर की गतिज ऊर्जा। अब देखिए मान लीजिए हाथ में हम लोग कोई पत्थर लेते हैं और उसके बाद उसको फेंकते हैं, तो कैसे फेंका हमने, हमारे हाथों में जो ऊर्जा है वो हमने ट्रांसफ़र किया पत्थर में और इस पत्थर से जो फेंक दिया, तो ये जो हमारे मांसपेशियों की ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, गतिज ऊर्जा में। अगला देखिए गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा, चरम स्थिति पर लोलक के गोलक की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर लोलक आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का होता है और ये इस तरीके से दोलन गति करता है। देखिए अब यहाँ पर जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है तो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। लेकिन एक मैक्सिमम बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर ये लोलक आके रुक जाएगा कुछ मिली आप सेकंड के लिए और फिर उसके बाद फिर ऐसे रिटर्न होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो गतिज ऊर्जा है, यहाँ से जो अभी गतिज ऊर्जा थी ये यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो ये किसका परिवर्तन हुआ, तो गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, तो ऊंचाई से निर्वात में गिरे हुए पत्थर की गतिज ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है पत्थर अधिक ऊंचाई पर रहेगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी, लेकिन जब उसको हम लोग छोड़ देंगे तो स्थितिज ऊर्जा उसकी कम होती जाएगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती जाएगी। अगला देखिए गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, तो जब मोटर गाड़ी का घूमता हुआ पहिया ब्रेक लगाकर रोकने पर, दो पत्थरों को जोर से रगड़ने पर आदि। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग बाइक हमारी चलती रहती है स्पीड से तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी रुकती है, लेकिन उस समय जब हमारी गाड़ी रुकती है तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, ऊष्मा ऊर्जा में हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो ब्रेक्स हैं वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। एफ पॉइंट देखिए ऊष्मा ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, तो श्वेत तप्त धातु का गेंद है। मान लीजिए कोई धातु को हमने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा दिया, लेकिन जब हीट कर दिया तो वो जो है क्या होने लगा, एकदम चमकने लगा। बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो सफ़ेद कलर से या बहुत ही ज़्यादा डार्क रेड कलर से चमकने लगा। तो ऊष्मा ऊर्जा का परिवर्तन किस में हो गया, प्रकाश ऊर्जा में। अगला पॉइंट देखिए जी है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पर है फोटोग्राफिक प्लेट, प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा, यानी कि जो हम लोग सौर ऊर्जा से उसको अब रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और उसमें बैटरी में क्या कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं और फिर रासायनिक ऊर्जा को हम लोग किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला देखिए एच वाला पॉइंट है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए एच में ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, तो वाष्प इंजन है हमारा। वाष्प इंजन में हम लोग क्या करते हैं भाई, पानी को गर्म करते हैं, पानी से हमारी बनती है स्टीम और स्टीम के प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं कि इंजन को चलाते हैं और तो उससे क्या मिलती है हमको, गतिज ऊर्जा मिलती है। या आप इंटरनल कंबस्टन इंजन देख लो, वहाँ पे हम लोग सिलेंडर के अंदर क्या पेट्रोल या डीजल को जलाते हैं जिससे हमको हीट मिलती है और हीट से हम लोग क्या करते हैं, उस हीट एनर्जी को क्रैंकशाफ्ट की सहायता से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो भी हमारा एग्जाम्पल है ऊष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा का। अगला देखिए आई पॉइंट है
रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये जलता हुआ कोयला, कोयला में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और जब हम उसको जलाते हैं तो हमें ऊष्मा ऊर्जा जो है मिलती है। जे पॉइंट देखिए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो संचायक सेल, सीसा संचायक सेल यानी कि बैटरी, जहाँ पर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और देखिए यही एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, या कोई एग्जाम्पल आपको दे देगा और आप पूछेगा कि बताइए किस ऊर्जा में परिवर्तन जो है हो रहा है। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो यह है विद्युत अपघटन। विद्युत ऊर्जा को हम लोग किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत अपघटन इसका एग्जाम्पल है। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। तो बिजली का चूल्हा, एक हम लोग इसमें नाइक्रोम का तार लगा देते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखी हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि नाइक्रोम का जो हमारा तार होता है, ठीक है, जो कि हमारा जब हम उसमें करंट का फ्लो कराते हैं तो वो हीट हो जाता है और हमको क्या मिलती है, उससे ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। तो इन नाइक्रोम के तार का आप कंपोजिशन बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने लेक्चर नंबर 4 जो एलाइज वाला लेक्चर है अगर उसको देखा है तो, और नहीं देखा है, नहीं आप इस प्रश्न को कर पा रहे हैं तो जाके देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, एम का पॉइंट है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। तो बिजली का बत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी क्या है, ये सभी हमारा कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में। अगले देखिए, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। तो बिजली का पंखा, जब हम लाइट हमारे घर में आती है तो हम उससे पंखा चला लिया, पंखा हमारा घूमता है, घूमने और चलने की जहाँ बात आ गई वो हमारी क्या हो गई, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ये है हमारा डायनमो और टरबाइन। यानी कि ध्यान से समझिएगा, डायनमो में क्या काम करता है, डायनमो हमारा चलता है तो उससे हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से टरबाइन देखिए, टरबाइन में हम स्टीम चाहे टरबाइन हो चाहे हाइड्रोलिक टरबाइन हो, जब हम यहाँ पे पानी का फ्लो कराते हैं टरबाइन के ब्लेड्स पर तो टरबाइन हमारी घूमती है, तो यांत्रिक ऊर्जा हमको मिलती है, और यांत्रिक ऊर्जा को फिर हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा। तो विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब विद्युत प्रवाहित होता है तो चुंबक जो अस्थायी चुंबक बनता है, तो वो किस में कन्वर्जन हो गया, विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में। अगला देखिए, एक छूट गया, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो बिजली घंटी, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, ये सभी एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो दो असमान धातुओं के जोड़ को गर्म करने पर उत्पन्न विद्युत धारा। थर्मोकपल का देखिए यहाँ पे होता है कि दो असमान धातुओं के जोड़ को जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस पॉइंट देखिए, ऊष्मा ऊर्जा से रासायनिक और ध्वनि ऊर्जा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण में लव लगाने से दोनों गैस मिलकर पानी बन जाती हैं और एक धमाके की ध्वनि होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा का यहाँ से रासायनिक और ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्जन यहाँ पे हो गया। अगला देखिए, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो ये है हमारा सितार। यांत्रिक ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा उसमें हाथ से देते हैं, उसको मूव कराते हैं तो उससे ध्वनि निकलती है। तो ये किसका हो गया, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्जन हो गया। तो देखिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा या अपने नोट्स में लिख के एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, पावर यानी कि शक्ति की तरफ। इसके बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे तो हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो शक्ति क्या होती है, पावर होती है, कार्य करने की जो दर होती है उसी को क्या कहा जाता है, शक्ति या पावर कहा जाता है। ठीक है, शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय, डर हो गया, कार्य को हम लोग समय से डिवाइड करेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, पावर निकल के आ जाएगा। मैथमेटिकली फॉर्म में आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, P=W/T। अब देखिए शक्ति क्या है, पावर क्या है, एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र mL/T-3 होता है। इसका एसआई मात्रक जूल पर सेकंड होता है, क्योंकि वर्ग कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल, और समय का मात्रक सेकंड। जूल पर सेकंड हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अब देखिए अगला है सीजीएस मात्रक, अर्घ प्रति सेकंड होता है। क्यों, क्योंकि कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो अर्घ होता है। तो सीजीएस मात्रक भी आपको ध्यान रखना है, अर्घ प्रति सेकंड होता है। अगला देखिए कि अधिक शक्ति वाली मशीनों की शक्ति किलोवाट तथा मेगावाट में व्यक्त की जाती है। व्यवहार में यानी कि कॉमर्शियल रूप से मशीनों की शक्ति अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है।
और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये भी प्रश्न टेक्निकल असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकंड। और 1 किलोवाट घंटा, ये भी प्रश्न आपसे कई बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकंड। तो इतनी चीज़ें कम से कम आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति से याद रखनी है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा और चीज़ें पढ़ सकते हैं तो ज़रूर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। अब आइए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। अपने कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, तो वहाँ से आप उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा। पीडीएफ जो लगभग कुछ क्वेश्चन 10-5 में आपको करा देता हूँ और बाकी लगभग 39-40 क्वेश्चंस हैं जिसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक अश्वशक्ति किसके बराबर है। तो सिंपल है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है भैया, मैंने अभी आपको बताया 746 वाट के बराबर जो है हो जाएगी। अगला देखिए प्रश्न है कि शक्ति की इकाई क्या होती है। तो शक्ति की इकाई होती है वाट। सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि गतिज ऊर्जा के वेग में 25% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। कैसे भैया, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। अब देखिए यहाँ पर आप वेग में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो जो k2 लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो रहा है, हाफ m इंटू 125v, ठीक है। क्योंकि कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 25% की, तो 125v/100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, पेन नहीं चल रही सॉरी, 100 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले ऊर्जा में से इस वाले ऊर्जा को घटा देंगे और उसके बाद जो है वृद्धि का प्रतिशत आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा ना होता तो फिर आप गतिज ऊर्जा मार देते, लेकिन अगर यांत्रिक ऊर्जा है तो आपको क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा को सही ऑप्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है। तो हाफ mv²। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि कुल ऊर्जा उसकी क्या रहेगी, हमेशा नियत रहेगी। बस क्या होगा, कन्वर्जन होता रहेगा, कभी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा यानी कि कभी पोटेंशियल ऊर्जा अधिक रहेगी और कभी काइनेटिक ऊर्जा अधिक रहेगी, फिर कभी पोटेंशियल ऊर्जा कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो बस कन्वर्जन होता है और कुल जो ऊर्जा रहती है वो क्या रहती है, नियत यानी कि कांस्टेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है। क्योंकि गतिज ऊर्जा में हम लोग जहाँ आपको मोशन मिले वो ऊर्जा क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है संपीड़ित कमानी यानी कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग, कमानी को इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रिंग। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग द्वारा संचित ऊर्जा क्या होती है। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होती है वो होती है हमारी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है अगला कार्य से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर विस्थापन होता है, तो कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो कार्य इक्वल टू W मैंने आपको क्या बताया, F × S, ठीक है।
बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो 5 न्यूटन का बल है, गुणते बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 जूल। ठीक है, क्योंकि न्यूटन मीटर, देखिए यहाँ पे न्यूटन प्रति मीटर है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूटन मीटर अगर दिया रहता 40 न्यूटन मीटर तो वो सही होता, या 40 जूल, तो हमारा जूल वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाए तो सामर्थ्य यानी कि शक्ति, पावर का मान कितना होगा। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। ठीक है, W आपको कितना दिया है, 2 जूल बटे 2 सेकंड में कार्य हो रहा है, 2 2 1 कम 2 1 वाट। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कार्य का मान आपसे पूछा, कार्य का मान क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, कार्य का मान शून्य कब होगा, पहला ऑप्शन यदि विस्थापन क्या हो, बल की दिशा के लंबवत हो। देखिए जैसे यहाँ पे बल लग रहा है, विस्थापन इस दिशा में, जैसे मैंने आपको कुली वाला एग्जांपल दिया था, तो इस दिशा में जब बल हमारा लंबवत होगा विस्थापन के, तब क्या होगा, हमारा जो कार्य है वो शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक लेक्चर आपका और बचेगा और इसके बाद हम लोग इंजन की शुरुआत करेंगे, जो कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।